इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करना है लायनल रॉबिन्स के डेफिनेशन के साथ। तो क्या आप रेडी है? लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन। लायनल रॉबिन्स, मैंने आपको स्टार्टिंग दिन में बताया था बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम होता है, ठीक है। आइसक्रीम में भैया क्या होता है ना, कौन सा आइसक्रीम चूज करें, चॉइस करना होता है। आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो रॉबिन्स से बास्किन रॉबिन्स और रॉबिन्स से आएगा चॉइस। और ये जो डेफिनेशन है ना, इनका डेफिनेशन को भी कहते हैं चॉइस मेकिंग डेफिनेशन। सो आइए आगे बढ़ते हैं, इनका डिटेल्स क्या है लायनल रॉबिन्स का वो देख लेते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन of economics was due to Professor Lionel Robbins. In his book, कौन सा बुक था? Essays on the Nature and Significance of Economic Science, ध्यान दीजिएगा इन्होंने भी इकोनॉमिक साइंस लिखा है। Published in the year 1932, Robbins gave a definition which has become one of the most popular definition of economics. One of the most popular definition बन गया। According to Robbins, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है जो आज का मॉडर्न डेफिनेशन बन गया है
जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं तो यही डिफाइन करते हैं। कितना अच्छा डेफिनेशन है, देखो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी किया था। इकोनॉमिक्स को एक साइंस बताया गया है, उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का गोल होता है इस गोल को अचीव करने के लिए स्केर्स मीन्स होते हैं, और ये स्केर्स मीन्स का ऑल्टरनेटिव यूज होता है। कहने का मतलब है हर इंसान का टारगेट है, टारगेट को पूरा करने के लिए लेट्स से मनी है, मनी हमेशा कम पड़ जाएगा, स्केर्स, और इस पैसे से ऑल्टरनेटिव यूज होता है। पैसे से मैं घूमने जाऊं, पैसे से मैं माँ का इलाज कराऊं, क्योंकि सब कुछ है टारगेट में, लाइफ का टारगेट में बहुत कुछ है। लाइफ के टारगेट में मॉम मेडिसिन, किड्स बुक्स, वाइफ ज्वेलरी, ये बहुत सारा टारगेट है। ये सब टारगेट इस पैसे से पूरा हो सकता है, मनी से, मनी स्केर्स है। और मनी का ऑल्टरनेटिव यूज है, मनी से ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। तो सिंपल सा बात है। ओके, a long line of economists after Robbins, including Skivotsky and Cassel, agreed with this definition and carried on their analysis in line with this definition. It is a scarcity based definition of economics. Scarcity based definition of economics. हमने कहा था कि चॉइस मेकिंग, तो जब भी किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव यूज होता है, तो ऑल्टरनेटिव यूज मतलब 1 2 3 4, इसमें से मैंने इसको चूज किया, तो ये डेफिनेशन में ऑल्टरनेटिव यूज है, तो चॉइस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मेन फीचर्स ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन मतलब लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन। द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन आर एज फॉलोज। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो सबको पता है। द स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स states that human wants are unlimited. If one want is satisfied, another want crops up. क्रॉप्स अप, ज्योग्राफी में क्रॉप्स पढ़ा है ना हमने। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के नीचे होता है और ऊपर में उग जाता है, तो नीचे से अचानक ऊपर आ जाना, ठीक है। तो अचानक ऊपर आ जाना को बोलते हैं क्रॉप अप, ठीक है। तो अगर एक वांट सेटिस्फाई होता है, शादी तो हो गया भाई बच्चों का अच्छे से, बस अब अच्छा सा पोता हो जाए या पोती हो जाए, एक नया वांट अचानक से ऊपर आ गया। चलो बच्चा तो अच्छा हुआ भाई, नॉर्मल डिलीवरी हो गया, अब बस बच्चे का ना अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, एक और नया वांट। तो इसी प्रकार से इट क्रॉप्स अप। 10 डिफरेंट वांट अपीयर वन आफ्टर अनदर, सबके साथ होता है। लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब देखो हर इंसान का वांट तो भैया बहुत है, बट वांट सेटिस्फाई आज के डेट में, सिंपली पुट, वांट सेटिस्फैक्शन जो मटेरियलिस्टिक वांट है, वो कॉमन करेंसी हो गया है मनी, ठीक है। बट ये मनी जो है लिमिटेड रहता है। लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दो वांट्स आर अनलिमिटेड, yet
द मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर लिमिटेड। मीन्स मतलब किस तरीका से इस वांट को सेटिस्फाई करें। व्हाट इज द प्रोसेस, तो प्रोसेस तो मनी है, और मनी भैया लिमिटेड है। द रिसोर्सेज नीडेड, रिसोर्सेज मतलब लेट से अगर अपने एक सिंपली पुट मनी का बात करें, अगर एग्जाम्पल को समझने के लिए, या अगर कुछ भी बात करें, लेट से हर बार देखोगे रिसोर्सेज लिमिटेड है। टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, द मनी इनकम पर मंथ रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज लिमिटेड। मेरे को तो भाई मन है मैं भी शाम का चाय मैं जयपुर में जाके पीऊँ और रात का डिनर मैं मुंबई में जाके करूँ, ये मेरा इच्छा है, बट उसके लिए एयरक्राफ्ट का भाड़ा नहीं है, बस बाकी तो सब ठीक है। तो क्या है, इच्छा तो है, बट इच्छा पूरा करने के लिए जो पैसा का रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। अरे अगर मेरे पास पैसा होना तो मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं आईफिल टावर के नीचे जाके अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँ, उसको भी ले जाऊँगा, ऐसा इच्छा है मेरा, बट पैसा नहीं है। Any resource is considered as scarce if the supply is less than the demand। तो रिसोर्स को अगर हम मनी बोले तो मनी का जो सप्लाई है, मेरे को जो पैसा मिलता है, लेट से मेरे पापा मेरे को पैसा देते हैं, बट पापा सिर्फ 1,000 रुपया देते हैं, बट मेरे को खर्चा करने का जो मेरा बजट है वो कम से कम 5,000 रुपया का है। तो 5,000 और 1,000, 1,000 तो लेस है, लेस को बोलते हैं स्केर्स। अगर कोई चीज़ लेस है तो उसे कहते हैं स्केर्स। ठीक है जी, चलो ये भी मामला क्लियर हो गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, तो जल्दी से रीडिंग करेंगे तो भी आप समझ जाओगे। सेम रिसोर्स कैन बी डिवोटेड टू ऑल्टरनेटिव लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जैसे मिल्क है, मिल्क एक रिसोर्स है। अब मिल्क अपने आप में मिल्क है, तो मिल्क से कर्ड दही भी हो सकता है और घी भी हो सकता है, ठीक है। मिल्क से हम संदेश भी बना सकते हैं। तो एक ही रिसोर्स को हम अलग अलग यूज में ला सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से वैक्स है, तो वैक्स का भी हम स्टैचू भी बना सकते हैं, वैक्स का कैंडल भी बना सकते हैं, वैक्स को पॉलिश में भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्स एक है, उसका यूज़ अल्टरनेटिव है। तो कहाँ यूज़ करेंगे हम, जहाँ मेरे को मैक्सिमम पैसा मिले उसको यूज़ करने का। तो अगर मैं वैक्स का मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं जो सबसे ज़्यादा पैसा मेरे को देगा, अगर स्टैचू बनाने वाला ज़्यादा पैसा देगा तो मैं उसको बेच दूंगा, कैंडल वाला ज़्यादा पैसा देगा तो मैं अपना वैक्स उसको दे दूंगा, पॉलिश वाला देगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो ठीक है जी। The same resource can be used for the satisfaction of different types of human wants. For example, a piece of land can be used for either cultivation, इसमें एग्रीकल्चर कर लो, या बिल्डिंग बना लो, या ड्वेलिंग प्लेस और बिल्डिंग या फैक्ट्री शेड बना लो। तो एक ज़मीन पे कितना काम हो सकता है, तो उसी हिसाब से बहुत सारे चीज़ों का जैसे अलग अलग यूजेस होता है। अब वुड से बहुत कुछ बन सकता है, अलग अलग टाइप का बन सकता है। Efficient use of scarce resources. Since wants are unlimited, so these wants are to be ranked in order of priorities. अब देखो घर पे मम्मी का मेडिसिन नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये तो चाहिए ही चाहिए। बच्चों का एजुकेशन नंबर 2 प्रायोरिटी है। घर का राशन पानी फूड तीसरा प्रायोरिटी है। तो ये सब प्रायोरिटी अगर हम कर पा रहे हैं पूरा, तब हम जाके हॉलीडे का प्रायोरिटी को पूरा करेंगे। हम हॉलीडे मनाने चले जाएं और बच्चों का फीस नहीं दे तो सब बोलेंगे अरे बेवकूफ़ इंसान है, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं दिया और हॉलीडे करने चला गया, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज करते हैं हम लोग, तो जो पहले ज़रूरी है वो काम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पैसा लिमिटेड है ना। मनी अगर मेरे पास अनलिमिटेड होता तो मैं सारा काम कर लेता। तो बच्चों याद रखना, जब आप अपने पापा को बोलते पापा पापा समर आ गया, हॉलीडे, पापा पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, पार्टी, तो बेटा सबके लिए चाहिए होता है मनी। बट ये मनी पापा को तो पहले दूसरे दूसरे जगह पे देना। अगर पापा बिजनेस कर रहे हैं तो समझो कि पापा का बिजनेस का जगह का रेंट है,
पापा के साथ जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देना है, तो पापा उनको रेंट नहीं देंगे, पापा उनको सैलरी नहीं देंगे और आपके साथ हॉलीडे या बर्थडे में पैसा दे देंगे, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सी बातें हैं, प्रायोरिटाइज करके काम करते हैं हम लोग अपने ज़िंदगी में। On the basis of such priorities, the scarce resources are to be used in an efficient manner for the satisfaction of these wants. तो मनी को एकदम एफिशिएंटली यूज करते हैं हम लोग। नीड फॉर चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन, सिंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, so one has to choose between the most urgent and less urgent want। वही सेम टू सेम बात हो गया, ठीक है। Hence, economics is also called a science of choice. So scarce resources are to be used for maximum satisfaction, और इसे हम लोग कहते हैं optimization of the most urgent human wants। तो चलो जी, ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिटिसिज्म हो गया जी, क्रिटिसिज्म ऑफ स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब रॉबिन साहब के डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म। द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैव आल्सो सफर्ड फ्रॉम मेनी क्रिटिसिज्म। भैया कोई नहीं बचता है। दीज आर नोटेड एज बिलो। निग्लेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, बातें तो बहुत किया मगर ग्रोथ का बात नहीं किया, डेवलपमेंट का बात नहीं किया। These scarcity oriented definitions have considered resources as given and emphasized on allocation of these resources। कितना अच्छा बात है। उसने क्या कहा कि रिसोर्सेज स्केर्स है और रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज है, बट कहीं पर भी रिसोर्स जो है उसको कैसे ग्रो कराया जाए, क्योंकि जो है वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो रिसोर्स को कैसे बढ़ाया जाए, यूज करेंगे तो कम होगा बट उसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं कि निग्लेक्ट हो गया है, ग्रोथ का बात ही नहीं किया है। However, these definitions have neglected the aspects of economic growth and development। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बात करो भैया, सिर्फ यूज का बात कर रहे हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिंस 1970 द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये बात देखो 1970 का हो रहा है। लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया था 1932 का, 1970 में जाके बात कर रहे हैं हम लोग ग्रोथ का। मतलब 38 ईयर्स तक हमने लायनल रॉबिन्स के डेफिनेशन पे काम किया। काम करने के बाद 1970 में जाके ये ध्यान आया, अरे भैया ग्रोथ का तो बात हुआ ही नहीं। ठीक है, ग्रोथ भी तो चाहिए, रिसोर्स है मेरे पास जो स्केर्स है, रिसोर्स है जो स्केर्स है, बट इस स्केर्स रिसोर्स को ग्रो कराओ भैया, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ रॉबिन साहब ने नहीं कहा। ठीक है जी। इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस, इनएडिक्वेट मतलब कम पड़ जाना। जैसे अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल आया 500 रुपया का और मेरे पॉकेट में सिर्फ 400 रुपया है, तो 100 रुपया इनएडिक्वेट है, कम है मेरे पास, लेस। इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस फॉर नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनएडिक्वेट मतलब लेस कंसिडरेशन। ठीक है, देश में जैसे मार्शल साहब ने बताया था ना इनकम, तो रॉबिन्स ने इनकम को लेकर कुछ बात ही नहीं किया। ठीक है, द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन हैव मियरली असाइंड एन एलोकेटिव रोल। एलोकेटिव मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ है तो बांट देना। स्केर्स रिसोर्स है, उसको बांटना है, एलोकेट करना है। तो एलोकेटिव रोल का बात हुआ है टू इकोनॉमिक्स, but economics also deals with the determination of national income and employment।
वेल्थ ऑफ नेशंस का बात हुआ था ना, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशंस। किसी भी देश में कितना वेल्थ है, कितना इनकम है, तो उसे कहते हैं नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Studies on the fluctuation of national income and employment have assumed great importance in the works of economic theorists and policy makers। थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा है कि बोरिंग है ये सब बातें, क्योंकि बहुत देरों किए जा रहे हैं हम लोग, किए जा रहे हैं, बट देखो कोई उपाय नहीं है यार, ठीक है। So, studies on the fluctuation of national income and employment have assumed great importance in the works of economic theorists and policy makers। कहने का मतलब है कि देश में क्या है, कोई भी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में इंडियंस है जितने भी पॉपुलेशन है। अब ये इंडियंस अगर सब कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे इंसान है तो काम करना पड़ेगा, तो वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और वर्क करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेगा तो इनकम करेगा, सबका इनकम जोड़ दोगे तो देश का इनकम हो जाएगा, तो वही बात हो रहा है। तो इनकम का बात करो ना, देश का इनकम का बात करो। दीज एस्पेक्ट्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सेस सप्लाई, क्या बात है, ये स्केर्स बात कर रहा है कि कम है, कम है, कम होने से प्रॉब्लम है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। These definitions indicate that economic problems arise mainly due to scarcity of resources. However, excess supply of means may equally create severe economic problems। ऐसा हुआ था, इसीलिए बताया जा रहा है। कब हुआ था? For example, the Great Economic Depression of 1930 originated mainly due to a condition of excess supply of commodities and factors of production। तो सिर्फ और सिर्फ स्केर्स होने से प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। तो आप एग्जाम्पल दोगे, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930 में एक्सेस होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो, बातों को अगर किसी का बात को पकड़ना है ना, तो भैया तुम तो सिर्फ स्केर्स का बात की, चलो एक्सेस में भी प्रॉब्लम होता है, तो बस वही बात हो रहा है यहाँ पर। नॉट रेलिवेंट फॉर रिच कंट्रीज। स्केर्स मतलब क्या होता है? स्केर्स मतलब लेस, लेस मतलब पुअर। तो भैया रिच का बात कर लो, ऑपोजिट, जब किसी को उंगली करना है तो जो वो बोले उसका उल्टा करो। तो ये पुअर का बात करे तो हम रिच का बात करेंगे। तो ठीक है भैया, तुम्हारा डेफिनेशन में रिच लोग तो आता ही नहीं है, ठीक है भैया, नहीं आता। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिफोर अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्री may be to maintain high level of consumption and equitable distribution। Hence, the problem of scarcity and allocation of resources may not be very relevant for such countries। क्योंकि जो कंट्री बहुत पैसा वाला है वहाँ तो कंजम्पशन का सोच रहा है, वो लोग तो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि कोई कमी नहीं है, जितना खा लो, जितना जो करना है। और भैया सबके पास बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, तो दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ स्केर्सिटी, इतना है कि बस बराबर का बट जाए बस, तो कमी नहीं है, बहुत है, बहुत। सब हमें कंपेयर करना है। हम देख रहे हैं कि आज हम लोग क्या ये ख़त्म कर पाएंगे, लग तो नहीं रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, समय भले ही लग जाए बट समझना ज़रूरी है। So, comparison between Marshall and Robbins' definition. We may note the points of similarity and dissimilarity between the definitions of economics given by Marshall and Robbins, because they are the two most well-known definition of economics, Marshall साहब and Robbins साहब। Importance of man, याद है ना, मार्शल ने मैन का बात सबसे पहले कहा था। फिर अपने देखेंगे रैशनैलिटी, फिर अपने देखेंगे स्टेटस ऑफ साइंस गिवन टू इकोनॉमिक्स, मटेरियल वेलबींग, मार्शल साहब का डेफिनेशन, देखो उसी में से पॉइंट उठाया जा रहा है। फिर डिससिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव,
और एक सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। तो ठीक है, आइए और डिटेल में देखते हैं। Both the definitions are based on the importance of man. Marshall emphasized that economics was a study of man. ये तो हमें पता है। Robbins talked about man's unlimited wants. Thus, in both the definition, man was the center of attention. तो चलो भैया, जय हो। रैशनैलिटी मतलब सही दिमाग का प्रयोग करना, ठीक है। रैशनैलिटी मतलब, एक बात बताओ, अगर मैं आपको 100 रुपया दूं और मैं बोलूं 2 50 का नोट दे दे भाई, तो आप दे दोगे, क्योंकि 100 के जगह 2 50 का नोट मांगा है। मैं लूँगा 100 रुपया ले ले भाई, और 11 10 का नोट दे दे, तो आप बोलेंगे क्यों दे दूं भैया 11 10 का नोट, लूँ तुमसे 100 और दूं तुम्हें 110, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? रैशनैलिटी मतलब दिमाग मेरा एकदम सही चल रहा है। 100 रुपया तुमसे लूंगा तो मैं 10 रुपया का 10 नोट दूंगा, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल सा कॉमन सेंस का बात है। तो दिस मीन्स रैशनैलिटी। बोथ द डेफिनेशन एम्फसाइज्ड दैट इकोनॉमिक्स वाज कंसर्न्ड विथ रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन मार्शल इट वाज ह्यूमन वेलफेयर। समझदारी किस में है? रैशनैलिटी मतलब समझदारी, इंसान का वेलफेयर होना चाहिए, हाँ जी। विच वॉज सॉट टू बी मैक्सिमाइज्ड, हाँ भैया इंसान, क्योंकि देखो मार्शल से पहले एडम स्मिथ ने क्या कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था सिर्फ वेल्थ कमाओ। मार्शल ने कहा देखो इंसान का वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। वाइल इन रॉबिन्स इट वॉज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स विच वॉज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो बात एक ही है, रॉबिन्स ने सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज किया, इसने वेलफेयर वर्ड यूज किया। तो एक ने वेलफेयर कहा, एक में सेटिस्फैक्शन कहा। कुल मिला के सिमिलैरिटी है, बात बराबर टाइप का लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द डेफिनेशंस लुक्ड अपॉन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। रॉबिन्स एम्फसाइज द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस which is a scientific exercise. The title of his book also described economics as a science. Similarly, Marshall considered economics to be a science. तो दोनों लोगों ने साइंस ही समझा। Material well-being में, in both the definition, the material well-being of man was emphasized. It was made clear that economics was concerned with this particular aspect of man's welfare. The broader issues of spiritual satisfaction or psychological issues were kept outside the purview of economics in both the definitions. तो दोस्तों कर लिया हमने सिमिलैरिटीज, अब दोनों में क्या फर्क है? What are the dissimilarities? On the other hand, there were some dissimilarities between the two definitions which should be noted. Marshall considered economics to be a normative science. In his opinion, the task of economics was to lay down norms or rules. Normative science. Normative मतलब norms मतलब rules. तो रूल्स बनाते हैं। आइए सोचते हैं which an economic system was to follow for maximizing human welfare. भाई कुछ रूल नहीं होगा तो वेलफेयर कैसे होगा? Robbins on the other hand considered economics to be a positive descriptive science. Its job was to describe how an economic system actually allocated resources. तो रूल नहीं बनाना, बताइए डायरेक्ट क्या है सिचुएशन, वो बताइए। Social science and natural science. Although both Marshall and Robbins recognize the importance of man in the actual presentation of their theories, they differed in their orientation. In Marshall's writings, economics came out as a social science. It was clear that economics dealt with human beings. In Robbins, the subject was presented in a more
technical manner by deriving the conditions for optimal use of economic resources. Economics resembled a natural science in his presentation. Natural science, वो social science है, ये natural science है. क्यों? क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमल यूज. स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी. However, the natural science aspect of economics, natural science किसका एस्पेक्ट है? बताइए बताइए, आप बताइए. सो रहे हैं क्या, जाग रहे हैं? चलो चेस कर लेते हैं. नेचुरल साइंस किसका एस्पेक्ट है? रॉबिन्स का. Focused in Robbins' writings also led to other characteristics, like the laws of natural sciences, for example, physics or chemistry. Economic laws of resource allocation had universal applicability. भाई जैसे रिसोर्स को अलोकेट करना है तो उसने इकोनॉमिक लॉज बना दिया, ठीक है. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो, ये सब जो एक लॉ टाइप में है, तो इकोनॉमिक्स में भी एक लॉ है. रिसोर्स एलोकेशन एक अपने आप में लॉ है, साइंटिफिक है. इट डिड नॉट मैटर वेदर द इकोनॉमिक सिस्टम वॉज कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक और प्रिमिटिव और मॉडर्न. देखो लॉ जो है, साइंस जो है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O. अब वो हिंदू के लिए भी H2O है, मुस्लिम के लिए भी H2O, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, हर जगह. तो साइंस का यही वैल्यू है कि जो फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल. तो इकोनॉमिक्स को भी ये साइंस बताने का चेष्टा कर रहे हैं और बताने का ये कोशिश कर रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि स्केर्स रिसोर्स है उसको एलोकेट करना है, तो वो भी इट इज जस्ट लाइक साइंस. वो चाहे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो या सोशलिस्ट हो या प्रिमिटिव हो या मॉडर्न हो, हर जगह रिसोर्स एलोकेशन का फॉर्मूला एक ही है. ऑन द अदर हैंड, Marshall's definition was valid only for capitalistic economy. That is, for an economy where there was market mechanism and people were free to make their choices. कैपिटलिस्टिक सोसाइटी मतलब जहां बिजनेस आप कर रहे हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही है, आप पैसा लगाइए, आप काम करिए, प्राइस भी आप अपना प्रोडक्ट का फिक्स करिए, तो उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. बट अगर गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करे तो उसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी.
पॉलिसी ओरिएंटेशन क्लियरर इन मार्शल। तो मार्शल साहब का पॉलिसी ज़्यादा क्लियर था। मार्शल कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब जहाँ रूल्स रेगुलेशन बनाना है। So he was more concerned with the formulation of economic policies that the government should follow in order to improve the working of the economic system. Normative science का मतलब ये होता है जहाँ हम एक अच्छा सोच विचार लाएं और उस अच्छे सोच से देश का तरक्की हो। सोच में बहुत ताकत होता है दोस्त। महात्मा गांधी का सोच से कितना कुछ हुआ है। Robbins was less concerned with the policy aspects of economics. Marshall's definition was more materialistic. Marshall emphasized that economics was study of man in the ordinary business of life and that it studied how man got his income and how he used it. Marshall का ये definition same to same copy हुआ है. This definition therefore had more materialistic touch than Robbins' definition. In Robbins' definition, any problem of satisfaction of human wants was considered to be an economic problem if there was a problem of choice involved in it. Thus, although both the definitions were more or less materialistic in the sense that psychological or spiritual happiness was kept outside the scope of the subject, the emphasis on the materialistic character of economics was more pronounced in Marshall than in Robbins. देखो सिंपल सा बात था, इसको कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, आप समझ चुके हो. Marshall's definition led to a more complete theory of market economy. ये बाद में हम लोग पढ़ाएंगे आपको मार्केट इकोनॉमी. तो मार्शल साहब का डेफिनेशन में दम था, दम इन द सेंस कि मार्केट इकोनॉमी मार्शल साहब के डेफिनेशन से मिला. मार्शल कंसिडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी as largely applicable to a market economy. Market means a place where buyers and sellers meet. इनकम का बात करता है ना, मैन इनकम कैसे करता है, तो मैन इनकम तब करेगा कि जब भैया बायर एंड सेलर मिलेगा. तो कोई एक इंसान कुछ बनाएगा, कुछ दूसरा इंसान बेचेगा, तो तभी वहीं से तो व्यापार शुरू हुआ. सो हिज डेफिनेशन नेचुरली लेड टू मोर कंप्लीट थ्योरी ऑफ मार्केट्स. Thus, we find in Marshall discussion of short run and long run price determinations. ये सब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्त, short run and price run, long run price determinations. And of various market forms. Market forms भी पढ़ाएंगे, जैसे कोई मोनोपोली है, कोई अकेला कोई सामान बेच रहा है तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी. ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करें तो बेटर है, अभी बस ऊपर ऊपर से समझ लो एक बार. These detailed aspects of workings of a market were not discussed by Robbins. He sought to build a general theory of resource allocation. तो रॉबिन साहब का तो भाई रिसोर्स एलोकेशन पे ज़्यादा फोकस था. मार्शल साहब का फोकस कहाँ था? मार्केट में. ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में. तो बस आज का ये आखिरी डेफिनेशन नहीं, आखिरी डिफरेंसेस. ठीक है, आखिरी डिफरेंसेस. अ माइनर डिफरेंस, मोर क्लासिफिकेशंस इन मार्शल. अच्छा जी, टू कंप्लीट आवर लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू अप्रोचेस टू इकोनॉमिक्स, वी मेंशन दैट इन मार्शल वी फाइंड मोर क्लासिफिकेशंस. तो भैया मार्शल साहब तो वैसे भी नॉर्मेटिव फॉलो करते थे. नॉर्मेटिव मतलब रूल्स. तो जो आदमी रूल्स को फॉलो करता है तो वो रूल्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन को भी फॉलो करेगा. ही डिस्टिंग्विश बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एक्टिविटीज, द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, द ऑर्डिनरी बिजनेस एंड द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एटसेट्रा. बट रॉबिन्स ने क्या किया? रॉबिन्स वॉज मोर कंसर्न विथ फॉर्मुलेटिंग जनरल लॉज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. तो रॉबिन का फोकस हमेशा कहाँ था? रॉबिन का फोकस हमेशा था रिसोर्स एलोकेशन पे. देयरफॉर ही डिड नॉट एम्फसाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज. तो मार्शल साहब ने अलग अलग लॉज बनाया,
बट रॉबिन साहब का एक ही लॉ था, रिसोर्स एलोकेशन। तो दोस्तों अब लास्ट डेफिनेशन पे पहुंच गए हैं, बस उसके बाद समरी है। तो आइए लास्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपका छुट्टी भी हो जाएगा जल्दी। 45 मिनट्स हम कोशिश कर रहे हैं, नॉट 1 आवर, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमने 1 घंटा के ऊपर किया था, उसके बाद 45 मिनट्स, और आज भी मेरे ख्याल से 45 मिनट्स में काम अपना हो जाता है। मॉडर्न ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, एम्फोसिस ऑन रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन तो रॉबिन साहब का डेफिनेशन था, तो मॉडर्न ग्रोथ में भी एम्फोसिस ऑन रिसोर्स एलोकेशन। तो आइए पढ़ते हैं। इन रिलेटिवली रीसेंट टाइम्स, रिलेटिवली रीसेंट टाइम्स मतलब ये एकदम नियर, जल्दी, मतलब रॉबिन्स तो 1930s के थे ना, तो रीसेंट टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग। मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैव बीन ऑफर्ड। Thus, प्रोफेसर सैमुअलसन राइट्स, ओके, प्रोफेसर सैमुअलसन। तो सब कोई सोच रहे थे कि चौथा इकोनॉमिस्ट कौन है। चौथा इकोनॉमिस्ट हाजिर हो, सैमुअलसन। देखो दादाजी, अब ये बेटा सैमुअलसन, हाँ अब ये बेटा ही है, ठीक है, तो लास्ट में बेटा, सारे दादाजी को हम लोग भूल गए, अब ये बेटा आया सैमुअलसन। बेटा का क्या कहना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी। देखो अब क्या है ना, सैमुअलसन को फायदा क्या है, सैमुअलसन ने एडम स्मिथ को भी पढ़ा, सैमुअलसन ने मार्शल को भी पढ़ा, सैमुअलसन ने रॉबिन्स को भी पढ़ा, और उस ज़माने के और बहुत दिग्गज इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा। अब सबके बारे में पढ़ने के बाद इसने सबका बेस्ट पॉइंट ले लिया, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप, देख रहे हो कितना अच्छा से लिखा है, पीपल या मैन, अब बहुत सारे मैन होंगे तो सोसाइटी हो जाएगा, तो मैन को ही सब्सटीट्यूटेड बाय पीपल, पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग, देख रहे हो चॉइस का बात किसने किया था, रॉबिन्स ने किया था। विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, अच्छा जी, पैसा हो या नहीं हो, टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो ये तो रॉबिन्स ने कहा था। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, भाई कहने का मतलब रिसोर्स का बात कर रहा है, रिसोर्स को यूज करके क्या करना है, प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज। तो एक डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि प्रोडक्शन का बात नहीं किया है, ठीक है, तो यहां प्रोडक्शन का बात हो रहा है। ओवर टाइम, कमोडिटीज एक दिन में तो नहीं बनता, ओवर टाइम, और बना के डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर। अरे बाबा रे, जबरदस्त, गुड स्टोरेज तक का भी बात हो गया है। among various person or groups in a society, it analyzes costs and benefits of improving patterns of resource allocation। देखो रिसोर्स एलोकेशन का भी बात हो गया है कि रिसोर्स यूज करेंगे, उसको कैसे एलोकेट करेंगे, तो कैसे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। A large number of modern economists subscribe to this broad definition of economics। तो ये मॉडर्न ग्रोथ डेफिनेशन है, इसका फीचर्स देख लीजिए और बस टाटा बाय बाय हो लीजिए। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का जो है ये बहुत ही थ्योरेटिकल था, चिंता मत करिए, जो चैप्टर 2 से हम लोग जब पढ़ाई करेंगे इतना बोर नहीं है, आगे इंटरेस्टिंग आएगा। बट ये चैप्टर 1 थोड़ा सा यार है, बट उसमें भी हमने मिलजुल कर काम कर लिया, बस ये लास्ट पैराग्राफ है आज। फीचर्स ऑफ मॉडर्न ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द चेंज इन नेशनल आउटपुट ओवर टाइम। ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो अगर मैं 100 केक बना रहा हूं और अब मैं 110 बना रहा हूं, तो मैं ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने से तो ग्रो होता है ना, एज सिंपल एज दैट। तो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ कैसे पता चलता है, चेंज इन द नेशनल आउटपुट ओवर टाइम। तो पूरा देश पहले कितना बना रहा था, अब कितना बना रहा है। द डेफिनेशन सेज, अब देखो कोई भी चीज़ बनाने के लिए, आउटपुट करने के लिए
क्या चाहिए होता है? इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। आउटपुट करने के लिए इनपुट चाहिए होता है। इनपुट का मतलब क्या है यहाँ पर? एक स्केर्स रिसोर्सेस, ठीक है। The definition says that economics is concerned with determining the pattern of employment of scarce resources. देखो आ गया ना बात, आउटपुट का बात होगा तो इनपुट का बात होगा। इनपुट का मतलब ये scarce resources to produce commodities over time। तो scarce resources को यूज करके आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब क्या है? commodities over time। Thus the dynamic problems of production have been brought within the purview of economics। तो कोई भी देश वेल्थ कमाएगा, वेल्थ कमाएगा, वेल्थ कमाओ, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। वेल्थ कैसे होगा? वेल्थ होगा प्रोडक्शन से। गुड्स एंड सर्विसेज जितना बढ़ाएंगे उतना वेल्थ होगा। तो सर्विसेज का तो बात वेल्थ डेफिनेशन में नहीं हुआ था, क्योंकि डॉक्टर लॉयर एक सर्विस देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बात किया था सिर्फ गुड्स प्रोडक्शन का। तो गुड्स जितना भी प्रोडक्शन है, तो इसने इस डेफिनेशन में प्रोडक्शन को पकड़ लिया। वेल्थ कैसे आएगा? प्रोडक्शन से। तो ये पूरा डिस्कशन प्रोडक्शन को बेस बना के कर रहा है, ठीक है। दस द डायनेमिक प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए। इनपुट जो है वो है स्केर्स रिसोर्सेस, ठीक है जी। डायनेमिक एलोकेशन ऑफ कंजम्पशन, कुछ बना दिया हमने, प्रोडक्शन कर लिया, गाजर का हलवा बन गया है, हलवा बन गया है। अब उसको कंज्यूम करेंगे ना। अरे भैया बहन को भी दे दो, पड़ोसी को भी दे दो, कुछ बाजार में बेच दो, वही उसी हिसाब से। सिमिलरली अंडर दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन नॉट ओनली नाउ बट ऑल्सो इन फ्यूचर। कंजम्पशन तो देखो करते रहेंगे। जैसे अगर खाना चाहिए, फूड, अगर आलू का बात करें, आलू प्रोडक्शन तो हमने आज कर लिया, बट आलू मेरे को हमेशा चाहिए, तो आलू को क्या हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दस द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइडिंग द यूज ऑफ इनकम बिटवीन प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन हैज बीन ब्रॉट विद इन द ऑर्बिट ऑफ इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है कि देखो सारा पैसा आज खर्चा मत करो, स्टोर करो, स्टोर बचा के चलो, क्योंकि फ्यूचर में भी चाहिएगा। तो ये फ्यूचर का बात, स्टोरेज का बात भी यहां पर आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑल्सो कंसर्न्स itself with the distribution of consumption among various persons and groups in the society। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Thus while the problem of distribution is implicit in the earlier definitions, the modern definition makes it explicit। implicit explicit का मतलब क्या होता है? explicit मतलब एकदम मुंह पे बोल देना यार, ओपन बोल देना, ओपन। और इम्प्लिसिट मतलब जैसे क्या होता है ना, अगर तुम अपने दोस्त को बोलते रहे सुनो ना, तुम्हारे पास वो जो नया जो परफ्यूम है ना जो तुम खरीदे थे, वो कल ले आना प्लीज़, मेरे को एक बार पार्टी में जाना है। अब तुम 2-3 दिन बोल दिया ले आना ले आना, और नहीं लेकर आ रहा है, तो नहीं लेकर आ रहा है तो मतलब इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है कि वो नहीं लाना चाहता, नहीं देना चाहता। और अगर कोई मुंह खोल के बोलता रहे तुमको शर्म नहीं आता, मैं अपना परफ्यूम क्यों तुमको दूँ, तो उसका मतलब एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब ओपन एंड क्लियर। इम्प्लिसिट मतलब हिडन, नॉट क्लियर। इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, द डेफिनेशन ऑल्सो सेज दैट इकोनॉमिक्स एनालाइजेज द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सही होना चाहिए यार काम। रिसोर्स स्केर्स है तो प्रायोरिटाइज करो 1 2 3 4, पहले 1 को ही मिलना चाहिए। अगर 1 की जगह 3 को मिल दिया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सही, जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। आर सिनोनिमस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो प्रायोरिटी सही होना चाहिए, और सही प्रायोरिटी को अगर सही टाइम पे, सही जगह पे, सही रेशियो में, सही क्वांटिटी में मिलता है तो वो जस्टिस है। दस इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
less developed economy have also been made subjects of study of economics. तो लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो ये सब बात अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो डेवलपमेंट होगा. तो चलो भैया ये चैप्टर खत्म हो गया. टू पुट इट समरली, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल डेफिनेशंस. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर चीज को इंक्लूड कर दिया. All the issues that were highlighted in the earlier definitions are included here. In addition, the issues of development of backward economy, कितना अच्छा बात है कि backward economy का भी discussion किया, as well as those of growth in a mature capitalist economy. Backward economy, let's say अगर हम बात करें पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत खराब है. Mature capitalist economy मतलब अमेरिका form part of this definition. Economics as it stands today is built on the basis of comprehensive definition. तो आज का बात अगर हम करें तो आज के डेफिनेशन में भैया पाकिस्तान भी है जो बैकवर्ड इकोनॉमी में है और अमेरिका भी है. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस. बट और भी है कुछ समरी में, और भी कुछ है क्योंकि अभी अभी मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक और नया नाम ACP गो. ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों. ये सेल्फ रीड के लिए है, सेल्फ रीड. ठीक है, सो आई लव यू ऑल. और आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम आपके लिए बनाएंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज. ठीक है, वो आप LMS का लॉगिन आईडी लेकर आप जाइए. अगर आपको LMS नहीं मिला है तो आप 9830175050 पे संपर्क करिए. ठीक है, सो दोस्तों इजी है इकोनॉमिक्स. क्लास 9 का स्टूडेंट है आप लोग, सब कोई ईजी रहिए. बट ये जो हमने पढ़ाया है अगर कोई हायर क्लास का बच्चा भी देखना चाहे तो देख सकता है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि क्लास से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से होता है. सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.